हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक हो गए और प्रिपरेशंस चल रही होगी आपकी। जैसे मलिक समीर। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है, JKSSB कभी स्क्रैप वो कर रहा है वगैरह। तो फिर से मैं उसी चीज़ पे यहाँ पे फोकस करता हूँ कि उन चीज़ों को एक बार अपने दिमाग से निकालो और कंसंट्रेटेड रहो एक फिर बार। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे एनर्जी के साथ। आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर थ्रू EACT एकेडमी और हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो अगर कोई डोनेशन होती है, छोटी भी वट एवर अमाउंट, तो आप वो कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर किसी को भी कोई मटेरियल चाहे तो टेलीग्राम के लिंक पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज स्टार्ट विद कोट ऑफ द डे करते हैं कि start by doing what is necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. अभी क्या आप कर रहे हो? अभी VLW आपके सामने है ना, तो अभी VLW को क्रैक करो। ठीक है, देन डू व्हाट इज पॉसिबल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, आप फिर से SI का आएगा, उसको भी क्रैक कर लो। उसके बाद आपको लग रहा है आप UPSC भी क्रैक कर सकते हो, तो उससे भी करो यार, रोक कौन रहा है आपको। लेकिन हाँ, ये कोड क्या क्या कहता है, खुद पे बिलीव करना है कि दैट आई एम पॉसिबल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही कहने की बात है कि स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आप क्या करने वाले हो और क्या करोगे। आई होप कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो स्पेस विजुअलाइजेशन पे है। ठीक है, तो स्पेस विजुअलाइजेशन में आपको मेनली समझो आप 3D वाली चीज़ें कभी 2D में दी होगी, 3D में करना है, 3D वाली को 2D में करना है कन्वर्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि क्वेश्चंस कहाँ से स्ट्राइक होगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा कि सर एक डिटेल वीडियो बनाओ कि पढ़ना क्या क्या है। तो मैं बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ना है, इससे बाहर आप नहीं जाओ प्लीज़। इससे बाहर आप चले गए तो आप पूरा फोकस खो जाओगे। रीजनिंग बहुत वास्ट है। अब जितना आप GS देख रहे हो ना, GS से 10 गुना रीजनिंग डीप है। इतने सारे क्वेश्चन है GS में, आप पढ़ोगे ये वाली चीज़ें, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्थर्न है, ये वाली चीज़ें यहाँ है वहाँ है। हिस्ट्री है वो वैसी की वैसी रह रही है, जियोग्राफी है वैसी की वैसी रह रही है, बस रिवाइज करते जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डाइवर्स क्वेश्चन है। अरबों, मैं कहता हूँ कि करोड़ों में क्वेश्चन होंगे अगर आप देखोगे रीजनिंग के। तो उतना नहीं घूमो, जो मैंने आपके लिए, जो मैं क्रक्स निकाल के लाया हूँ ना, आप उस पर फोकस करो। मैं मेहनत करके ये चीज़ें आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको कंपाइल्ड एक 30-35 लेक्चर्स में आपको पूरा रीजनिंग कंपाइल्ड मिले। ये कोई आसान टास्क नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, इट्स नॉट ए इजी टास्क कंपाइल करना रीजनिंग को 30-35 लेक्चरों में। तो आप समझो मैं कंपाइल करके ही ला रहा हूँ, तो वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है आपको चाहिए मैं वो कंटेंट आगे आगे प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देख लेना मेरे क्वेश्चन। अभी ये जो पिछला एग्जाम हुआ बॉर्डर बटालियन का, तो आपने देखे कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पोर्शन से है। क्वेश्चन सेम नहीं आते। सबसे पहली बात ये समझनी है कि क्वेश्चन सेम नहीं आते। हाँ, क्वेश्चंस आपको, और मैं भी यही चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कभी सेम ना आए। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न टाइप जो मैंने बताए, आपको खुद को पता है कि कितने टाइप मैंने बताए हुए हैं आपको, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए। तो कहीं यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, इन्हीं टॉपिक्स को फोकस करो। ठीक है, उन्हीं में खुद को मास्टर बनाओ। ठीक है, तो चलिए अगर मैं स्पेस विजुअलाइजेशन की बात करूं, स्पेस विजुअलाइजेशन में अगर अगर आज तक, ठीक है, SSC से लेके आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2018। ठीक है, फ्रॉम SSC टू बैंकिंग टू जितने भी है आपके सारे एग्जाम हैं, इनको छोड़ो, इंक्लूडिंग टेक्निकल्स, इन सब को लेके अगर मैं देखूं तो क्वेश्चंस कहाँ से स्ट्राइक होते हैं एग्जामिनर में। स्पेस विजुअलाइजेशन में बड़े सारे टॉपिक्स है, लेकिन 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 99.99% में क्वेश्चंस आपको इन्हीं दो चीज़ों से मिलेंगे। एक टॉपिक डाइस वाला है, एक क्यूब है। और मैं कभी भी ये चीज़ अलग अलग लेके नहीं चलता। ठीक है, जो क्यूब है वही डाइस है, जिसको क्यूब समझ आए उसको डाइस समझ आए। डाइस पता है ना किसको कहते हैं? पासे को। अशना लूडो गुनमुत, हाँ, लूडो नहीं खेला है तो कभी कभी कश्मीरी बात निकल जाते हैं मेरे से। तो लूडो जो खेला हुआ है हमने, तो उसी में जो हम पासा फेंकते हैं दैट्स अ डाइस। और क्यूब भी समझो, बताऊंगा कि क्यूब और उसमें क्या आपको फर्क मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब क्या होता है? सिंपल क्यूब होता है, जैसे आपने मैच देखी होगी। ठीक है,
तो वो क्यूबिकल होता है, क्यूबाइड होता है। तो मतलब वही क्यूबिकल और क्यूब क्या होगा वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन मेनली क्वेश्चंस इन्हीं दो टॉपिक्स से आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हेयर यू विल बी गिवन 2-3 इमेजेस ऑफ अ डाइस विच इज क्यूबिक इन शेप। देखो डाइस भी क्यूबिक ही आता है, ठीक है। अब क्या होता है उस पर वो ऐसे एक साइड में 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट लिखे होंगे एक साइड में। उसमें यही बात होती है, यू विल बी आस्क्ड टू सजेस्ट अ नंबर ऑफ साइड्स विच इज नॉट विजिबल इन द पिक्चर। देखो आपको क्या वो क्वेश्चन पूछेगा, वो हम जैसे मैं डाइस को आगे एलॉबरेट करूंगा वहां मैं आपको बताऊंगा। और क्यूब भी वही होता है, यू कैन आइदर वन क्यूब और मोर देन वन क्यूब। आपको क्यूब की कोई विजिबल साइड दी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्यूब होगा, उसके फ्रंट के 3 साइड दिए होंगे और बैक के 3 साइड नहीं दिए होंगे, और आपको वही अपोजिट या नेबर वगैरह बनाने होते हैं, बताने होते हैं। तो क्वेश्चंस यहीं से स्ट्राइक हो गए आपके। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये हम पढ़ेंगे कैसे। देखो अगर मैं डाइस को लेके चलूं और क्यूब को लेके चलूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहां पे एक क्यूब बनाता हूं, उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है। डाइस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है भाई, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस जो डाइस होता है ना, डाइस उसमें वो डॉट्स 1 से लेके 6 तक दिए होते हैं। क्यूब में वो सब चीज़ें, क्यूब में ABCD वगैरह कुछ दे के होता है। देखो मैं मार्क करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है हमारे क्यूब में, हमारे कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं और फेस होता है, फेसेस होते हैं। ये मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ। देखो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बड़े आराम से पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप 2 या 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, वो आप 30 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो कितने कॉर्नर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर्स कितने हैं, 8। इतना याद रखना। कभी कभी सीधा वो क्वेश्चन भी आपको डाल सकता है, और मेरी कॉर्नर्स आर देयर। सीरियसली ऐसे क्वेश्चन तो मैंने देखे हुए हैं। एज, एज क्या होती है, शाबाश। एज होती है कि जिस सबसे पहले हम फेस सब देखेंगे। फेस होता है जो एक्सटर्नल व्यू आपको मिलेगा। देखो मैं ग्रीन से मार्क करूंगा इसका क्या क्या फेस है। एक तो फ्रंट में मुझे ये मिलेगा, बॉटम में ये मिलेगा, ठीक है। टॉप पे ये वाला फेस मिलेगा, ये वाला फेस यहाँ मिलेगा, ये वाला फेस यहाँ मिलेगा, और ये वाला फेस यहाँ, ये बैक वाला फेस है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो फेस है ना वो 6 है। फेस कितने, 6। फेस क्या होता है, ऐसे ये फ्रंट आ गया, ठीक है, ये बैक आ गया, ये साइड वाला आ गया, ये इस साइड वाला आएगा। अब बॉटम भी होगा और बैक साइड भी होगा, ठीक है। तो वही फेसेस 6। अब देखो एजेस, ये जो एजेस जिस पे बैठा होता है, 1 2 3 4 एज, 5 6 7 ग्रीन से, 8 9 10 11 12 एजेस। मतलब ऐसी कोई लकीर जो क्यूबाइड में है, क्यूब में है, ऐसी कोई लकीर जो क्यूब में है, इसको एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज। तो एज कितनी होती है, 12। इतना आपको याद रखना है कि जो क्यूब होता है उसमें कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं, और एज 12 होती है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर आपको कभी कभी क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आपको देगा। देखो सबसे पहले जो 3D होते हैं ना, इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर आपको देखो क्या देगा, वो आपको एक क्यूब देगा ऐसे, समझना मेरी बात। ये क्यूब की 3 फेसेस है, ठीक है। फ्रंट फेस और उसका राइट वाला और बॉटम। अब ना इसका और टॉप है, सॉरी, इसका ना बॉटम है ना बैक है ना इसका नेबर है। मतलब क्वेश्चंस हमेशा वो ऐसे ही फॉर्म में देगा जिसमें सिर्फ आपको फ्रंट वाली चीजें दिखेगी, मतलब सिर्फ फ्रंट व्यू। और याद रखना मेरी बात, आपको आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा कॉर्नर से दिखाएगा वो। मतलब समझना मेरी बात, यहां से जब भी वो कोई दिखेगा वो इस कॉर्नर को देखेगा, तो ये वाला फेस दिखाएगा, ये वाला फेस दिखाएगा, और ऊपर वाला फेस दिखाएगा। ये 3 फेसेस आपको दिखाएगा, ठीक है। ये वाले 3, एक तो ये वाला, जो ये वाला रेड, ये वाली फेस, क्योंकि वो ये चीज़ क्या है, ये है। तो आपको ये वाला दिखेगा, आपको ये वाला दिखेगा, और आपको ये वाली चीज़ दिखेगी। तो आपको बताना होता है, बताओ ये वाली कहाँ है,
इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, या अगर यहाँ पे उसने लिखा होगा यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, कुछ भी वो कह सकता है कि अब बताओ ए के अपोजिट बी होगा, सी के अपोजिट डी होगा, तो वो क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको आराम से यहाँ पे बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा क्यूब वाला किस्सा। क्यूब में और डाइस को लेके हमेशा मैं इकट्ठे ही चलता हूँ, इसमें कोई उतना फर्क है नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेनली कहाँ से आते हैं, वो डाइस से आते हैं। अब देखो डाइस की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, एक तो ओपन डाइस आता है, एक तो क्लोज डाइस आता है, समझना मेरी बात। अब देखो ये ओपन डाइस क्या होता है, देखो ओपन डाइस में आपको सिंपल, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ओपन डाइस में आपको डाइस ओपन करके दिया होता है, मतलब आपको पता है डाइस के कितने फेसेस है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे लिखा है 1 2 4 3 5 6। डाइस ओपन करके देगा क्वेश्चन में, और आपको आंसर में कुछ 4 इमेज दे देगा, ठीक है, ऐसी वाली, ठीक है, जिसमें सिर्फ 3 फेज बताया बोलेगा अगर मैं इसको फोल्ड करूं, को बताओ कौन सी इमेज यहाँ पे पॉसिबल है। ये हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी इस पे हम अपना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये तो हो गया ओपन वाला केस, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे रखो इसको, ठीक है। अब क्लोज वाला केस क्या होता है, क्लोज वाला समझना है आपको। क्लोज वाले में वो आपको क्या कहता है, देखो क्लोज में आपको सिंपली क्वेश्चन में डाइस क्या फ्रंट व्यू आपको देगा जिसमें 3 फेसेस विजिबल है, देखो समझना क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, वो बोलेगा अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो बोलेगा बताओ आपको 2 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट कौन होगा, 1 के अपोजिट कौन होगा, तो आपको ये ऑप्शन दे और नीचे आंसर देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन। हमेशा याद रखना आपको क्वेश्चन वो हमेशा इसी फॉर्म में देगा, क्योंकि डाइस 3D स्पेस विजुअलाइजेशन हम पढ़ते क्यों है, इससे एग्जामिनर को मिलता है कि बच्चा कैसे, यहाँ जो एप्लीकेंट है वो क्वेश्चंस को कैसे देखेगा। वो कल कभी कभी हमें सोचना होता है ऑफिस में कि अगर ये होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो इससे वो वाली वो मेंटल एबिलिटी बंदे की चेक करता है, तभी ये वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। और हमेशा याद रखना कि सिर्फ यही 3 फेसेस आपको मिलेगी, जितने भी सारे क्वेश्चंस हो गए, आपको कभी वो 2 फेसेस नहीं देगा, ऐसे और ऐसे नहीं देगा, नहीं कभी नहीं देगा, हमेशा 3 देगा, वो बोलेगा रेस्ट ऑफ द 3 आपको ढूंढनी पड़ेगी हमेशा। कैसे ढूंढेंगे, ऐसा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने सोची ना होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसी ट्रिक लाया हूं ना, सच बता रहा हूं आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी को आगे लेके हम चलते हैं। अब ये जो क्लोज्ड डाइस है ना, इसको भी क्लासिफाई किया गया है, एक तो स्टैंडर्ड डाइस आता है और एक तो नॉन स्टैंडर्ड, और अब देखो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और सर नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ठीक है, समझेंगे यहां पे आराम से, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें सम ऑफ विजिबल फेसेस कभी 7 नहीं होगा, समझना मेरी बात। स्टैंडर्ड डाइस ऐसे होता है, क्या लिखा है, 3 फेजेस दिए हुए ना, 1 2 और 3, क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें सम ऑफ विजिबल एनी 2 फेसेस, जो कहीं भी आपको एनी 2 विजिबल फेसेस मिलेगी, उनका सम 7 हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो अगर आपने डाइस कभी खेला होगा ना, तो जब हम 1 ऊपर रखते थे ना तो 6 आ जाता था। आज मैं आपको बताऊंगा जब आप 2 ऊपर रखोगे तो क्या आएगा, ये सारी चीजें आज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चंस यहां से बड़े कम आते हैं, स्टैंडर्ड डाइस से बड़े कम आते हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस से पूछते हैं। देखो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें सम ऑफ एनी टू विजिबल फेसेस, जो क्वेश्चन में दी होगी विजिबल फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। याद रखना ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। लेकिन समझना सपोज 1 2 और 3, अब देखो इस स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस हमेशा होता है कि जो अपोजिट 2 फेसेस होते हैं ना, अपोजिट 2 फेसेस, उनका सम
हमेशा 7 होता है, उनका सम हमेशा 7 होता है। समझना मेरी बात, ठीक है, समझना मेरी बात। देखो विजिबल, सबसे पहले क्या देखना, जो विजिबल फेस दी होगी ना, उनमें से किसी भी अगर मैं दो का ऐड करूं ना तो वो 7 कभी नहीं आएगा। देखो 2 + 1 3, 7 नहीं आ रहा है। 3 + 1 4, 7 नहीं आ रहा है। 3 + 2 5, 7 नहीं आ रहा है। तो कहीं भी कोई भी दो विजिबल फेसेस अगर मैं उठाऊं, समझना समझना समझना, तो वो स्टैंडर्डाइज माना जाएगा अगर उनका सम 7 नहीं आया। और यहीं पे बोलता है कि अगर किसी भी दो विजिबल फेसेस का सम 7 नहीं आया तो जो उनका अपोजिट होगा ना, तो अपोजिट का ऐड हमेशा उनका फिर 7 ही आता है, जो हमें दिख नहीं रही है। मगर देखो 1 2 और 3 को दिख रहा है। अब 1 के अपोजिट वो वाली चीज होगी जिनका ऐड करके 7 आ गया, तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। क्योंकि देखो 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। सम, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, क्या लिखा है, सम ऑफ एनी टू विजिबल फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। सम ऑफ एनी टू विजिबल फेसेस कौन सी है, 1 2 3, 1 2 और 3। यहां पे कोई भी दो फेसेस आप अगर ऐड कर लोगे तो आपको कहीं भी 7 ऐड नहीं मिलेगा। तो यहां पे ये क्या कहता है स्टैंडर्डाइज, कि इनके अपोजिट हमेशा जो भी होगा, तो उन दो का जो ऐड करेंगे ना हम अपोजिट, जो हमें दूसरी फेस दिख नहीं रही है, मतलब 1 की जो फेस जो इसके अपोजिट होगा, अगर 1 टॉप पे है तो बॉटम पे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्टैंडर्डाइज है, हमें स्टैंडर्डाइज कहां से पता चला, 1 2 और 3 यहां पे है। कोई भी विजिबल फेसेस का सम 7 यहां पे नहीं है। अगर सम 7 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1 के अपोजिट 6 होगा। क्या कि क्योंकि क्या बोल रहा है, जो चीज दिख नहीं रही है ना, जो चीज अब हमें दिख नहीं रही है, विजिबल फेस और दिखने वाली फेस का हमेशा सम 7 होगा। फिर मतलब 1 का अपोजिट हमेशा 7 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा, तब जाके इनका सम 7 आएगा। क्योंकि विजिबल फेसेस में इनका सम 7 नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड डाइज से क्वेश्चंस बड़े कम आते हैं, स्टैंडर्ड डाइज से बड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे वो पूछ सकता है कि अगर वो उसने क्वेश्चन दिया, ऐसे सीधा क्वेश्चन दिया, बताओ व्हाट इज अपोजिट टू 1। आपने पहले क्या देखा बिलाल, आपने ये देखा कि 1 2 और 3 कोई भी विजिबल फेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है, मतलब जो अपोजिट इसकी फेस होगी उनका ऐड फिर 7 होगा। मतलब 1 के अपोजिट 6 लगाओ तो 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4, तो ऐसे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। स्टैंडर्डाइज की बात यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलेंगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज जो होता है उसमें क्या किस्सा होता है। चलिए देखो, नॉन स्टैंडर्डाइज वो डाइज होता है जिसमें सम ऑफ एनी टू विजिबल फेसेस इज इक्वल टू 7। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी दो विजिबल फेस ले लो, मैंने यहां पे क्या करा, अपोजिट नहीं, विजिबल फेस जो मुझे दिख रहा है, कोई भी दो विजिबल फेस ले लो, उनका सम आपको 7 ही मिलेगा। उनका सम अगर 7 मिल रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड है। चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने डाइस बनाया, ठीक है, इसकी मैंने 3 विजिबल फेस ली, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। देखो 6 और 5 11 नहीं आया, 6 + 2 8 नहीं आया, 5 + 2 कोई भी दो विजिबल फेसेस का सम यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वो इक्वल टू 7 आएगा ना। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, दूर से दिख रहा है कि 2 का कभी भी अपोजिट 5 नहीं होगा। इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 नहीं होगा और 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि सम ऑफ द विजिबल फेसेस 7 आया, इसका मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट गया जो स्टैंडर्ड में था कि अब 6 का अपोजिट वो होना चाहिए ताकि दोनों को मिलाए तो 7 आए। यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट बनेगा। आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसी पे आपको, आई होप कि आपने हमने अभी तक क्या देखा, क्लोज डाइस, वहाँ पे हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा, शाबाश, स्टैंडर्ड में हमने देखा कि अगर कोई भी विजिबल दो फेसेस है उनका सम 7 नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड है। अगर वो स्टैंडर्ड है तो अपोजिट का ऐड फिर 7 आना चाहिए, मतलब 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2,
मतलब ऐसे आएगा, समझो मेरी बात। 4 का अपोजिट 3 अगर वो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर वो नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड हमने कैसे देखा, शाबाश, कि कोई भी विजिबल फेसेस का ऐड 7 आया है, कोई भी विजिबल फेसेस का ऐड अगर 7 आया तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज है, और नॉन स्टैंडर्डाइज में वो वाला कॉन्सेप्ट है डिलीट। इसलिए सारे क्वेश्चंस आपको नॉन स्टैंडर्डाइज से ही वो मैक्सिमम पूछेगा। इसी को लेके मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम कर, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ 3 इज ऑन द टॉप, इफ 3 इज ऑन द टॉप, इसने क्या लिखा है, अगर 3 टॉप पे है, विच इज नेबर ऑफ 5, मतलब जो 3 है ना ये टॉप पे है। इफ 3 इज ऑन द टॉप विच इज नेबर ऑफ 5, आपको बताना है कि 5 का नेबर क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि नॉन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है। देखो 5 + 1 6, 5 + 3 8, 1 + 3 4, तो मतलब कोई भी विजिबल फेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा। आई समझ? अब समझना ये अपोजिट है, मतलब 3 के इस वाले फेस पे 4 होगा, 1 अगर टॉप पे है तो इसका मतलब इसे अब क्या लिखा है, इफ 3 इज ऑन टॉप विच इज नेबर ऑफ 5, अगर 3 टॉप पे है, अगर 3 टॉप पे है उसका अपोजिट 4 है, तो मतलब 4 बॉटम पे है। अगर 4 बॉटम पे है, अगर 4 बॉटम पे है, हमें क्या बताना है, विच इज नेबर ऑफ 5। देखो 5 यहां पे है ना, 5 यहां पे है, तो नेबर देखो अगर 3 टॉप पे है, अगर 3, अब देखो यहां पे समझना मेरी बात, मैं फिर से इसी डाइस को बनाऊंगा। अगर 3 टॉप पे है, अगर 3 टॉप पे है, अगर 1 यहां पे है, 5 यहां पे है, समझो अगर 3 टॉप पे है तो बॉटम पे 4 होगा, बॉटम पे 4 होगा, ठीक है। देखो 5 का अपोजिट क्या आएगा, 2, 5 का अपोजिट क्या आएगा, 2, तो समझो मेरी बात, विच इज 5 का अपोजिट 2 आएगा। अगर 5 का अपोजिट 2 है, अगर 5 इस फेज पे है तो इसकी बैक वाली फेज ये है, वहां पे 2 होगा, मतलब यहां पे अगर 1 है तो इस वाली फेज, अगर मैं यहां पे भी बना तो नहीं सकता 3D यहां पे, तो 1 का अपोजिट 6 आएगा, तो मतलब बॉटम पे 4 है, तो मतलब 5 के जो नेबर है ना, 5 के जो नेबर है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 5 आप क्योंकि हमें 5 के ही नेबर निकालने हैं ना, तो अब आप रख लो। तो 5 के नेबर क्या, एक तो 5 खुद 5 भी है, 3 भी है, शाबाश 1 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो 1 4 5 और 6, ठीक है, 1 4 3 और 6, यहाँ पे ये 3 है, सॉरी, ठीक है, 1 4 3 और 6, क्योंकि 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका नेबर 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो आंसर सीधा बी ही आएगा। आई होप कि आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि 2 क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 का अपोजिट 2 है। अगर 5 इस फेस पे है, अगर 5 इस फेस पे है तो 2 इस फेस पे है, तो ऊपर एक और फेस है, नीचे एक और फेस है, इसके पीछे एक और फेस है, और फ्रंट में एक और फेस है, तो यही वाले फेस इसके नेबर आएंगे ना। 5 के नेबर ये वाली फेस है, ये वाली फेस है, ये वाली फेस है, और बॉटम वाली फेस है। ये वाली फेस जो इस साइड होगी 5 के अपोजिट, वो तो 3 की नेबर होगी, और जो 3 के अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 का नेबर होगा, ठीक है, क्योंकि 5 के बिल्कुल अपोजिट है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे बड़ा लाजमी बनता है आप सबके लिए, समझना, समझो मेरी बात आराम से। मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको समझाऊंगा इस 3D इमेज के थ्रू, समझना मेरी बात, आराम से समझेंगे। देखो क्या इसे लिखा है, नेबर ऑफ 5, तो देखो अगर 3 टॉप पे है तो ये आ गया 3 टॉप पे, 1 फ्रंट, समझो ये फ्रंट है, 1 फ्रंट पे है, 5 इस साइड है, ठीक है, ये 1 फ्रंट वाली फेस है, ठीक है। देखो 5 का अपोजिट ये वाली फेस जो मैं रेड से मार्क करूंगा, जो मैं रेड से मार्क करूंगा, 5 का अपोजिट, अपोजिट क्या आएगा, 2, तो 2 इसका कभी नेबर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा, तो इसलिए इसका आंसर 1 4 3 और 6 आएगा। आई होप की चीज़ें यहां तक क्लियर है, आई होप की चीज़ें यहां तक क्लियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो स्टैंडर्डाइज में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछ सकता है, और इससे आगे उसकी औकात बनती नहीं ना। यहाँ पे एसएससी का सीजीएल स्टैंडर्डाइज में घुमा सकता है, बड़े सारे क्वेश्चन में घुमा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछेगा। चलिए अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द नॉन स्टैंडर्डाइज पे चलते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज में मैं आपको टोटल के टोटल 4 रूल्स बताऊंगा,
याद रखना मेरी बात, जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उसमें मैं टोटल आपको 4 रूल्स बताऊंगा, और ये चारों के चारों रूल आपको ज़बानी याद होने चाहिए, और हमेशा क्वेश्चंस आप इसी के थ्रू सॉल्व करोगे, और लॉजिक भी समझाएंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ पे पहला रूल है, व्हेन वन कॉमन नंबर ऑन वन कॉमन फेस ऑफ डाइस। समझेंगे कि देखो डाइस को क्या करते हैं, एक बार रोल करते हैं, 2 बार रोल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपको 2 इमेजेस देगा। सपोज उसने आपको इमेज दे दी ऐसे, पहली बार डाइस की शक्ल ऐसे, और दूसरी बार भी ऐसे ही देगा, दूसरी बार भी ऐसे ही देगा, दूसरी बार भी ऐसे ही देगा। लाइक और शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर व्यूज़ 1000 आते हैं तो लाइक को 1000 आने चाहिए ना, इससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और कुछ नहीं। देखो इस ये रूल क्या क्या कहता है, 165 पहली बार डाइस एक ही है, समझना, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मत लगाओ यहाँ पे, डाइस एक ही है। पहली बार किया तो ये वाली शेप दिखेगी। मैंने पहले ही कहा कि आपको हमेशा एग्जामिनर यही इसी विजिबल फेसेस में देगा। अब जब इसको दूसरी बार रोल किया तो ये चीज़ मुझे मिली 2 3 5। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कुछ भी कह सकता है कि बताओ 1 के अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, क्वेश्चन ऐसे वो पूछेगा। समझो तो रूल इसी के थ्रू मैं यहां पे समझाऊंगा। व्हेन वन कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर ऑन वन कॉमन फेस ऑफ दैट डाइस। देखो समझना, वन कॉमन फेस यहां पे क्या आया, देखो पहली बार ड्रॉ किया तो 5 यहीं पे आया, इसी फेस पे आया। दूसरी बार डाइस को थ्रू किया तो 5 इसी पे आया। तो रूल यही है, व्हेन वन कॉमन नंबर मतलब 5 ऑन वन कॉमन फेस ऑफ द डाइस। देखो एक कहता है कि पहली बार थ्रू किया तो ये आया, दूसरी बार थ्रू किया तो ये आया। अब हमें बोलेगा कि बताओ अपोजिट। जब भी ये चीज आपको ये पूछेगा कि अगर जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, शाबाश, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि डाइस को क्या, डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है तो सिंपल है, वो निकल जाएगा। सम इक्वल टू विजिबल फेसेस का 7 नहीं आना। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एनी ऑफ द 2 फेसेस, ठीक है, एनी ऑफ द 2 फेसेस का सम 7 अगर आया तो नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे देखो 6 + 1 7, 5 + 2 7, एक का निकला दूसरे का निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। अब मैंने नॉन स्टैंडर्ड में ये वाला रूल अप्लाई किया, व्हेन वन कॉमन नंबर, देखो 5 एक कॉमन नंबर है जो दोनों, जब मैंने दूसरी बार भी डाइस थ्रू की तो इसी फेस पे 5 आया। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि जो चीजें बचती है वो एक दूसरे के अपोजिट, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, एंड दिस इज योर आंसर। 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, और बचा क्या 4, तो 5 का फिर अपोजिट सीधा 4 ही आएगा। तो आपका आंसर सीधा निकल गया। रूल क्या था, व्हेन वन कॉमन, उसके बाद में आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक नया रूल है, ठीक है। नया नहीं है भाई, मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बताया हुआ है ना, तो ठीक है, वही वाला रूल्स आपको भी यहाँ पे बताऊंगा। हाँ आपने देखो, मैंने भी बुक्स पढ़ी है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, ठीक है। मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ जो हवा से उठ के यहाँ पे आपको पढ़ाने हैं। हाँ मैंने क्या किया है, मैंने प्रैक्टिस की है इन चीज़ों की, मैंने मेहनत की है इस चीज़ पे। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा है, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है, मैंने भी बड़े सारे चैनल्स को सर्च किया हुआ है, कंपाइल करता था फिर चीज़ों को, फिर स्टैंडर्ड बुक्स ली, उन स्टैंडर्ड बुक्स को देखा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, तब जाके थोड़ा बहुत इंसान मास्टर होता है। आज मैं भी कोई मास्टर नहीं हूँ, मेरे से भी क्वेश्चन दे दो, मेरे को भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 30-40% ही मेरे को भी आता है, हर किसी को नहीं आता भाई, ठीक है। देखो मार्केटिंग से तो क्या ही होगा, मेरे को कौन सा फायदा आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, हमने भी कॉन्सेप्ट वहीं से सीखे, तो आप हमसे सीख लो, ठीक है। दिस इज हाउ दिस चेन इज ग्रोइंग। कल जाके आप अच्छी जगह पोस्टेड हो जाओगे तो आपको भी कोई टाइम मिलेगा, एंजॉय नहीं करो, टाइम अभी वैलिड है आपके लिए, जब जॉब लगेगी फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी एंजॉय भी करो और पढ़ो भी, तो आप ये नॉलेज आगे पहुंचाओगे और मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो, आपने सिंपली क्या देखा कि अगर कॉमन फेस है दोनों डाइस में, दोनों डाइस नहीं, पहले थ्रू में भी दूसरे थ्रू में भी, और कॉमन नंबर है, तो सिंपली जो टॉप वाला है टॉप का अपोजिट, और ये वाला फेस इसके अपोजिट, मतलब 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3। सिंपल वाला कंसेप्ट है, इसमें कुछ आगे जाना ही नहीं है, इसमें कुछ आगे जाना नहीं। ये था रूल नंबर 1। अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 पे। अब हम चलेंगे रूल नंबर 2, बड़ा ही आसान रूल है। देखो, व्हेन वन कॉमन नंबर ऑन अनकॉमन फेसेस, व्हेन वन कॉमन नंबर, इस बार नंबर कॉमन ही होगा इस बार, लेकिन याद रखना ये रूल कहां पे वैलिड है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है।
स्टैंडर्डाइज में ये सब चीजें नहीं। वही वन कॉमन नंबर ऑन अननोन फेस ऑफ द, ये अनकॉमन, जो अनकॉमन अब नहीं होगी। 2 3 4, ठीक है, 5 4 1, ठीक है, 5 4 1। देखो समझना, देखो वन कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर क्या है, देखो 2 4 4, यहां भी कॉमन यहां भी कॉमन, लेकिन वहां पे क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो यहां पे 5 इसी फेज पे था और 5 इसी फेज पे था, इसी फेज पे था। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 4 इस वाली फेज पे, किस वाली फेज पे है, समझा मेरी बात, इस वाली फेज पे है, लेकिन यहां पे 4 इस वाले फेज पे है। तो रूल नंबर 2 यही कहता है कि अगर आपका कॉमन नंबर होगा, लेकिन डाइस को 2 बार, समझना ये अलग अलग डाइस नहीं है, ये मैंने पहली बार पासा फेंका तो ये वाली चीज फ्रंट पे दिखी, और दूसरी बार जब मैंने पासा फेंका तो मेरे को ये वाली चीजें फ्रंट से दिखी, ठीक है। तो देखो इस बार 4 दोनों में कॉमन हो रहा है, लेकिन अलग अलग फेस है। तो यहां पे आप कोई भी रूल अप्लाई करो, आप एंटी क्लॉकवाइज रूल लगाओ या क्लॉकवाइज रूल लगाओ। अब मैं क्लॉकवाइज रूल ही लगाता हूं। क्लॉकवाइज क्या करना है आपको, 4 से क्लॉकवाइज जाके नंबर्स को 2 तक लेना है, और यहां भी 4 को क्लॉकवाइज लेके 1 तक नंबर जाना है। मतलब 4 को क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 के बाद 5 आएगा, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, 5 के बाद 1 आएगा, और दूसरे को भी ऐसे ही घुमाओ, उसी कॉमन नंबर से घुमाओ। 4 को क्लॉकवाइज घुमाया, उसके बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, देखो 4 3 2 4 5 1, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाओ, देखो 4 5 1। तो सिंपली क्या करोगे, 5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, अब बचा क्या 4, तो 4 का अपोजिट 6। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ये वाला रूल आप यहां पे भी लगा सकते हो। देखो कॉमन फेस क्या था 5, तो 5 आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओ, 5 6 1, यहां पे 5 3 2, देखो 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट क्या बचा 4। तो ये रूल हर जगह वैलिड है, ये क्लॉकवाइज रूल हर जगह वैलिड है। हाँ बस रूल्स को थोड़ा ब्रेक करेंगे। आई होप की चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप की चीजें यहां तक, मैंने क्या किया, शाबाश शाबाश शाबाश। फिर से इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आई नो बड़े सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। पहला रूल तो सिंपल था, उस क्लॉकवाइज आप उसमें भी लगा सकते हो, क्लॉकवाइज रूल उसमें भी वैलिड है, ठीक है, क्लॉकवाइज रूल उसमें भी वैलिड है, क्लॉकवाइज रूल उसमें भी वैलिड है, ठीक है। देखो समझो अब मेरी बात, यहां से समझो, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो देखो क्या करना है आपको, आपने देखा 1 कॉमन नंबर है ऑन कौन कॉमन, देखो 4 देखा ना, तो 4 से क्लॉकवाइज जाओ 3 2 तक, 4 से क्लॉकवाइज जाओ, इसी 4 से जाना है। देखो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ऐसे एरो एरो एरो, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। देखो 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, तो 4 का वहाँ पे सिर्फ 6 ही बचा है, तो 4 का अपोजिट 6 आएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज द रूल नंबर 2, दिस इज द रूल नंबर 2। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर जा रही है, आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर जा रही है, ठीक है। चलिए अब हम रूल 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन 2 कॉमन नंबर्स ऑन 2 कॉमन फेसेस ऑफ द डाइस। 2 कॉमन नंबर, पहले क्या था, पहले वाला केस क्या था, एक कॉमन नंबर कॉमन फेस, उसके बाद था एक नंबर 2 अननोन कॉमन नहीं था, 2 डिफरेंट फेसेस पे आ रहा था, लेकिन एक नंबर। अब क्या है, 2 नंबर्स ऑन 2 कॉमन फेसेस ऑफ द डाइस। 2 कॉमन, 2 नंबर है और दोनों क्या आ रहे हैं, 2 नंबर दोनों कॉमन फेसेस पे ही आ रहे हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है थोड़ा। देखो देखो देखो, इस रूल को भी हम सॉल्व करेंगे, इस रूल से भी हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, आपने सोची ना होगी, यो थारा बाई कराएगा। देखो 2 4 6, ठीक है, 2 4 3। अब बच्चे क्या बोलेंगे, सर 6 और 4 10, 4 और 2 6, 6 और 2 12 8, सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। भाई कहाँ से स्टैंडर्ड डाइस है, ये तो यही डाइस है ना, ये एक पहली बार रोल किया, ये दूसरी बार रोल किया, तो पहली बार नहीं दिखा तो दूसरे में तो दिख रहा है ना, 4 + 3 7। तो कमेंट सेक्शन भर दोगे क्वेश्चन से, सर हमें सब आता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब आपको कन्फ्यूजन होते हो और आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो, ठीक है, कन्फ्यूजन होना चाहिए, दैट मीन्स आप लोग स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। चलिए देखो 6 4 2, तो दूसरी बार ट्राई किया 4 3 2, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन 2 कॉमन नंबर 2 और 4 ऑन 2 कॉमन फेसेस। देखो
ये 2 इस फेस पे, ये इधर भी इसी फेस पे, ये 4 इस फेस पे, लेकिन ये 4 इधर इसी फेस पे। तो 2 कॉमन नंबर ऑन 2 कॉमन फेसेस ऑफ द डाइस। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको वही वाली चीज फिर से करनी है, क्लॉकवाइज लगा लो, किसी भी नंबर से चूज करो। ठीक है, मैं क्या काम करूंगा, मैं 2 नंबर से चूज करूंगा, मैं 2 नंबर से चूज करूंगा। 2 से क्लॉकवाइज घूमूंगा ऐसे, 2 से क्लॉकवाइज घूमूंगा यहां से। समझना मेरी बात, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। जब मैं 2 से क्लॉकवाइज घूमा, 2 के बाद 6 आया, ऐसे घूमना है भाई, ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है भाई, ऐसे घूमना है, ऐसे नहीं घूमना 2 से 4 तक। 2 6 और 4, उसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया, 2 3 और 4। यहां पे समझना आपको एक ही चीज में सर्टेनिटी मिलेगी, वो ये है कि 6 का अपोजिट 3 होगा। सर्टेनिटी सिर्फ एक ही केस में है कि 6 का अपोजिट 3 होगा, ये कंफर्म लगा लो, कंफर्म लगा लो, 6 का अपोजिट 3 होगा। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, देखो 4 तो होगा नहीं, देखो 4 तो क्यों 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 क्यों, क्योंकि 2 का नेबर है 4, 2 का नेबर है 4, 2 का नेबर 4 है, तो मतलब ना 4 होगा, ना 3 होगा, ना 6 होगा, ना 4 होगा, ना 3 होगा, 6 होगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि 6 और 3 आपस में अपोजिट है, तो 2 का 3 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 2 का अपोजिट या 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 4 का अपोजिट देखो, देखो 4 का अपोजिट यहां पे देखो, देखो 4 का हमसाया कौन कौन है, 4 का हमसाया 2 है, 4 का हमसाया 6 है, 4 का हमसाया 3 भी है। तो ना 2 हो सकता है इसका अपोजिट, ना 6 हो सकता है इसका अपोजिट, ना 3 हो सकता है अपोजिट। तो बचा क्या, बचा 4 और 5। 4 तो हो नहीं सकता, शाबाश, 4 तो हो नहीं सकता, बचा 1 और 5। या तो इसका अपोजिट 1 होगा या 5 होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही है। अब 1 की बात करते हैं। अब 1 का अपोजिट कौन हो सकता है, 1 का अपोजिट देखो, समझो मेरी बात, देखो 1 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, सॉरी, देखो 1 का अपोजिट कौन कौन हो सकता है, देखो 6 और 3 आपस में अपोजिट है, तो ना तो 6 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 6 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है। तो बचा क्या, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट देखो, आपको ये चीज भी नहीं देखनी, आपको मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखो 1, देखो 6 और 3 आपस में अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट ना 6 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 6 है ना 3 है। तो बचा कौन, बचा सर, बचा 2 5, शाबाश, बचा क्या क्या, 2 5 और सॉरी 2 5 और 4 बचा, 2 5 और 4 बचा। अब समझो मेरी बात, अब समझना मेरी बात, देखो 2 का अपोजिट या तो 1 या तो 5, 2 का अपोजिट या 1 या 5, 4 का अपोजिट या 1 या 5, मतलब 1 दोनों में कॉमन, तो 1 या तो 2 के अपोजिट होगा या तो 4 के अपोजिट होगा। ऐसे ही देखो 5 2 के साथ भी कॉमन, 4 के साथ भी कॉमन, तो 5 का अपोजिट भी या तो 2 होगा और या तो 4 होगा। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं कि क्वेश्चन कैसे आपको छोड़ सकता है। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने सिंपल से देखा सर, रूल नंबर 3 की बात ये है कि 1 2 कॉमन नंबर्स ऑन 2 कॉमन फेसेस ऑफ द डाइस, 1 2 कॉमन नंबर्स ऑन 2 कॉमन फेसेस ऑफ द डाइस, 2 कॉमन फेसेस जो है उसमें सेम नंबर है। आपने यहाँ पे देखा कि 2 कॉमन है 4 का, 2 कॉमन है 4 का, तो मतलब 6 और 3 ही सिर्फ यहाँ पे एक रोल अप्लाई होगा। उसके बाद आपने देखा देखा 2, देखो आपने क्या देखा 2, देखो 6 अपोजिट है 3 को, तो ना तो 2 ना 6 हो सकता है ना 3 हो सकता है। अब 2 का नेबर 4 भी है 3 भी है, तो ना 4 होगा ना 3 होगा ना 6 होगा, तो बचा क्या 1 और 5। ऐसे ही 4 का नेबर 2 है 3 है, 6 और 3 आपस में अपोजिट है, तो ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है ना 6 हो सकता है। बचा क्या, या तो फिर 1 होगा या 5 होगा। अब आपने क्या देखा, देखो 1 यहाँ भी 2 के साथ भी कॉमन, 4 के साथ भी कॉमन, तो 1 या तो 2 का अपोजिट होगा या तो 4 के अपोजिट होगा। ऐसे ही 5 या तो 2 का अपोजिट होगा या तो 4 का अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन आपको इसमें हमेशा आपको और वाला कंसेप्ट एग्जामिनर पूछेगा, इसमें आपको एग्जामिनर हमेशा क्या पूछेगा, और वाला कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये तीनों रूल यहाँ पे समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं रूल नंबर 4 को। पहला रूल क्या है,
थोड़ा सा मूव करते हैं, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज वो होता है जिसका सम 7 होगा, कोई भी दो फेसेस का सम 7 नहीं हो सकता, तो वो स्टैंडर्डाइज होगा। लेकिन कौन सी सम, जो विजिबल फेसेस है, कंफ्यूज नहीं होना, और जो अपोजिट होगा फिर उनका वो सम करके निकाल लेते थे। नॉन स्टैंडर्ड में हमने देखा कि सम 7 होगा जो विजिबल फेसेस होगा, और स्टैंडर्ड वाले रूल नहीं अप्लाई होंगे। फिर हमने रूल नंबर 1 में क्या देखा कि जब आपकी दोनों फेस जब एक कॉमन नंबर दोनों फेसेस पे कॉमन होगा, कॉमन फेसेस। हमने फिर देखा वही एक नंबर कॉमन है लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे, जब हमने डाइस दूसरी बार थ्रो किया। और हमने एक और रूल देखा, तीसरा रूल हमने क्या देखा, तीसरा रूल हमने ये देखा कि अगर दो नंबर है और दोनों कॉमन फेसेस पे आ रहे हैं, दो नंबर है और दोनों कॉमन फेसेस पे आ रहे हैं, तो वो उस में और वाला, आइदर और वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा कि और वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर है। अब चौथा रूल है कि when two common numbers on two uncommon faces of the dice, फर्क बिल्कुल भी नहीं है। अब वही दो नंबर है लेकिन इस बार दो अनकॉमन फेसेस हैं, इस बार दो अनकॉमन फेसेस हैं। विजिबल फेस हमेशा आपको बनाना है, एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछेगा। देखो 3 4 1 और 5 3 4, देखो समझना मेरी बात। देखो 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 कॉमन नंबर्स क्या है, वन टू कॉमन नंबर्स ऑन टू अनकॉमन। देखो 3 इस वक्त ये इस वाली फेज पे है, देखना समझना। मैं 3 को जहाँ जहाँ 3 है वहाँ ग्रीन मार्क करूँगा, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ ग्रीन मार्क करूँगा, और जहाँ जहाँ पहले कॉमन नंबर कौन कौन देखना है, 4। देखो 3 और 4 है, 3 और 4 है, और जहाँ जहाँ 4 है उसकी फेस रेड मार्क करूंगा, जहां जहां 4 है उसकी फेस रेड मार्क करूंगा। देखो नंबर तो कॉमन है लेकिन इस बार फेसेस अनकॉमन है, तो इसमें भी आपको वही वाला रूल फिर से अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर ले लो, 3 से एंटी क्लॉकवाइज ले लो और 3 से क्लॉकवाइज ले लो। जब मैं 3 से क्लॉकवाइज लूंगा, पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। अब इसमें अगर मैं बोलूं, इसमें पहले 3 आएगा, क्लॉकवाइज 5, फिर 4। आई होप ये क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट 5 और 4। यहां पे सिर्फ मुझे एक ही सर्टेनिटी है कि 1 अपोजिट होगा 5 को, कि 1 अपोजिट, 1 इज अपोजिट ऑफ 5। सर्टेनिटी एक ही केस में है। अब यहां पे देखना है कि 3 के अपोजिट कौन कौन हो सकता है। देखो 3 का नेबर है 5, तो 5 हो नहीं सकता। 3 का नेबर है 4, बिल्कुल नेबर है ना, तो 4 हो नहीं सकता। अब 1 अपोजिट है 5 के, तो 1 भी नहीं हो सकता। तो 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 3 वो खुद है, तो बचा क्या, एक तो या तो 2 हो सकता है या तो और होके 6 हो सकता है। अब देखो, अब 4 का कॉमन अपोजिट कौन होगा, देखो 4 का अपोजिट कौन होगा, देखो 3 भी नहीं हो सकता, देखो क्योंकि देखो नेबर है ना, 4 का अपोजिट 3 नेबर है, 3 भी नहीं हो सकता। 4 का नेबर 5 भी है, 4 का नेबर 5 भी है, तो 5 भी नहीं हो सकता। 4 का नेबर 1 भी है ना यहाँ पे, तो 1 भी नहीं हो सकता। अब 1 खुद 5 के अपोजिट है, तो वो भी नहीं हो सकता। ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 1 होगा, 4 वो खुद है, तो या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या तो और 6 होगा, इसमें भी ये आएगा। अब देखो 2 कॉमन किस किस के साथ आ रहा है, 3 के साथ भी 4 ही, तो 2 का अपोजिट या तो 3 होगा या तो 4 होगा। अब 6 कॉमन 3 के साथ भी आ रहा है, 4 के साथ भी ये नहीं बोला सर ये तो 2 के, नहीं, अपोजिट वाली बात में कर रहा हूँ। तो 6 का कॉमन या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा और, तो आपको और पे ही जाना है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है और आपको सब कुछ आराम से अच्छे से समझ आ रहा होगा। आई होप कि कोई भी फंडा यहाँ पे मिस नहीं किया मैंने। आई होप कि कोई भी फंडा मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया। ठीक है, तो चलते हैं फिर आई थिंक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्लोज डाइस है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो क्लोज डाइस है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और अगले लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और ओपन डाइस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको साथ में ही सिखाऊंगा। और इससे लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं आपके लिए जो ट्रिक लाया हूँ, क्योंकि इसके एमसीक्यूज अब हम जो क्वेश्चन 10-15 मैंने किए हुए हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपके इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। और उसी के साथ ही जो ओपन डाइस वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चले फिर आपके लिए जो आज दिन की हमारे पास ट्रिक है,
क्वेश्चंस में लाया था, लेकिन थोड़ा फिर लेक्चर बड़ा होगा, शाबाश। तो आज के लिए जो मैंने ट्रिक लाई है वो है नेशनल पार्क्स इन आसाम। क्या है? नेशनल पार्क्स इन आसाम। इसको हम बड़े ही अंदाज से, प्यार से पढ़ेंगे, उसी वाले अंदाज में पढ़ेंगे जिस वाले अंदाज में हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, आई होप कि डाइस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अब फटाफट से मस्ती से हम अपने नेशनल पार्क्स इन आसाम आज याद करेंगे। देखो, आसाम में फेमस जो एग्जाम में पूछी जाती है ये 6 नेशनल पार्क्स है। मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क और आसाम नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा, राजीव गांधी, डिब्रू, आसाम। अब इनको नाम से कैसे याद रखना है? मानस का मतलब मैन रख लो, नमेरी का नेम रख लो, काजीरंगा का कोई रंगा रख लो, राजीव गांधी खुद राजीव गांधी है, तो डिब्रू का डाबर हनी रख लो। क्या जबरदस्त नाम है तो डिब्रू का डाबर हनी रख लो, और आसाम का आसन रख लो। आसन करते हैं ना, आसन, आसन मैं करता था आसन, ठीक है, आसन वो वाला आसन, ठीक है, संस्कृत वाला वर्ड है। अब इसकी स्टोरी समझो। आहा, पिछली बार तो प्यार की स्टोरी थी, लव वाली स्टोरी, आज कुछ अलग से स्टोरी बनाते हैं। कहते ए मैन, आज अंग्रेजी, भाई तुम्हारा भाई आज अंग्रेजी कर रहा है, इंग्लिश मैन बन गया हूं मैं। ए मैन हुज, देखो ए मैन, मैन मतलब मानस, हुज नेम, नेम मतलब नमेरी, इज रंगा, रंगा मतलब काजीरंगा, हु इज वर्किंग इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी मतलब राजीव गांधी। ए मैन हुज नेम इज रंगा हु इज वर्किंग इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सेज, क्या बोलता है, दैट इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी वी शुड टेक डाबर हनी, डाबर हनी मतलब डिब्रू, डाबर हनी एंड डू आसन, आसन मतलब आसाम, आसान मतलब आसान। देखो सिंपल सी ट्रिक है। अ मैन हुज नेम इज रंगा हु इज वर्किंग इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सेज दैट इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी वी शुड टेक डाबर हनी एंड डू आसन। आहा, जबरदस्त, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक ये वाली ट्रिक बड़ी जबरदस्त समझ आ गई होगी। शाबाश। क्या करें, मैन ऐसे याद रखना, ए मैन हुज नेम इज रंगा हु इज वर्किंग इन राजीव गांधी। देखो 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 याद कैसे करते हैं, याद ऐसे याद करते हैं ना, याद ऐसे आंखें बंद करके याद करते हैं। आहा, बिल्कुल आंखें बंद करो और याद करो सब कुछ। ए मैन हुज नेम इज रंगा, ए मैन मानो, ठीक है, ए मैन मानस, ठीक है, हुज नेम मतलब नमेरी, नमेरी, इज रंगा, रंगा रंगा मतलब काजीरंगा, हु इज वर्किंग इन राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी। उसने क्या कहा, इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी वी शुड ईट डाबर हनी, हनी मतलब डिब्रू, डिब्रू डिब्रू, डाबर हनी मतलब डिब्रू 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 एंड डू आसन, आसन मतलब आसाम में है ये सब। आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम डाइस के क्वेश्चंस लेके, और ओपन डाइस वाला कॉन्सेप्ट भी लेंगे, और फिर इसका जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा आपके डाइस के भी, ओपन डाइस के भी, और जो आपका क्या कहते हैं ये फिगर कॉम्पिलेशन का, उस वाले कॉन्सेप्ट के भी मैं सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में आऊँगा, और आपके साथ स्पेस विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट उसके बाद जो आपका बचता है 3D विजुअलाइजेशन में भी मैंने ऑलमोस्ट सब कवर करवा रहे हैं। उसके बाद आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग के कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं वो कराऊंगा। इंडेक्सिंग जो है ना, इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जो इंडेक्सिंग का टॉपिक है ना, इंडेक्सिंग का टॉपिक उसमें मेनली अरेंजमेंट वाली चीज़ें आती है, ठीक है, अरेंजमेंट वाली में ब्लड रिलेशन भी आता है, ठीक है, उसमें शायद डायरेक्शन सेंस भी आता है, और उसमें जो मेन आता है पजल आता है, और पजल तो यहाँ पे ये पूछते नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। अब ये पजल वाला क्या है, ये बड़ा लेंथी हो जाएगा, इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पजल बड़ा रेयर, एसएससी भी पजल नहीं पूछता। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट वो पूछ सकते हैं। तो इसमें ये वाली चीज़ तो आपके कवर हो गई, तो मैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक इसमें आराम से ऐसे मक्खन तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद उसके बाद जो आपका बचा है लॉजिकल, ये आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन, वो वाला कराऊंगा, ठीक है। और फिर जो सिटी मैचिंग है, सिटी मैचिंग एक टॉपिक आता है आपका, सिटी मैचिंग, ठीक है, और आता है वो रोल नंबर्स वगैरह जो भी है, वो बड़े ही आसान टॉपिक से, उससे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपको अगर उसने पूछे, कभी एक क्वेश्चन अगर उसने पूछा
तो वो हम बाद में कवर करेंगे। ये 3-4 टॉपिक्स में जैसे ही एग्जाम कैलेंडर आएगा मैं तब वो कवर कराऊंगा। तो ये 3-4 टॉपिक्स आपके रहेंगे। उससे पहले पहले मैं आपको जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसको उसमें आपको मास्टर कराऊंगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट तो और दूंगा। तो ये 3 और 4 टॉपिक्स जो मैं है नहीं, ये तो कराऊंगा इंडेक्स का कराऊंगा, इसमें ऑर्डर रैंकिंग भी कराऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी कराऊंगा। लेकिन वो वाले सिटी मैचिंग और एड्रेस वो वाली चीज़, हाँ सिमेंटिक सीरीज जो है ना वो भी मैं आपको कराऊंगा। 3 टॉपिक्स रहेंगे, बड़े जिनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी ले लो। आया भी तो कभी एक आएगा, छोड़ नहीं रहा हूँ। एग्जाम कैलेंडर जैसे ही आएगा वो मैं आपको एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। तो इसके साथ ही 2 या 4-5 दिन में आपकी सारी की सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी। आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू।